हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती पार्क और सुबह सुबह आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहाना है। तो गाजियाबाद का ये स्वर्ण जयंती पार्क है और यहाँ पर लोग वॉक करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और अभी सुबह सुबह इसीलिए ऐसी जगहों पर आते हैं ताकि आप इंस्पायर हो। खबरें तो हम आपको बताएंगे लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहिए, फिट रहिए और ताकि आप लाइफ को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एंजॉय कर पाइए। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, क्योंकि 30 दिन का कठिन रोजा रखने के बाद ईद का चांद दिखा कल और उसके बाद आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। बिल्कुल धूमधाम से ईद मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हम भी सुबह से अपने अपने दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो पूरे देश में ईद का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। देश भर में धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। कल जैसे ही चांद दिखा उसके बाद ईद की मुबारकबाद लोग एक दूसरे को देने लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को बधाई दी है ईद की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। मीठी ईद के तौर पर आज मनाया जाता है ईद उल फितर को, जिसमें सेवैयां खाकर और बनाकर लोग एक दूसरे के साथ खुशियां ईद की बांटते हैं। हम भी कहेंगे हमारे दर्शकों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ईद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मनाए। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई देशवासियों को दी है और पूरे देश में ईद की धूम देखने को मिल रही है। देखिए, ईद की तो हमने बात की लेकिन आज चैत्र नवरात्र भी चल रहा है। आज तीसरा दिन है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महिलाएं खासकर श्वेता सुबह सुबह पहुंच जाती हैं माता के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आपको बता दें, भक्त जो है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, चंद्रघंटा के रूप में उनकी आराधना उपासना कर रहे हैं। लेकिन 9 दिन का ये जो पूरा पर्व है नवरात्र का, इसके लिए तैयारियां कैसी की गई हैं मंदिरों में, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आप कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं वो भी देखिए। और हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त प्रीत विहार के माता मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, प्रीत विहार का ये मंदिर बहुत ही महत्व रखता है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए माता के आते हैं। आज नवरात्र के तीसरे दिन कैसी रौनक वहाँ पर? बिल्कुल, आज तीसरा दिन है नवरात्र का और आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इसमें भी आपको बता दें कि हर दिन विधि विधान से ये पूजा पाठ की जाती है और लोग देखिए मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। जहां मेरी मौजूदगी है, ये दिल्ली का गुफा मंदिर है प्रीत विहार में। आप लोग रोज आ रहे हैं नवरात्र के दिनों में? नहीं, हम कभी कभी आते हैं, साथ छुट्टी भी थी तो इसीलिए हम लोग आए हैं सब आज कि जल्दी चलते तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। करने के लिए आए। माता से क्या मनोकामना लेके आए? बस यही कि सब अच्छा रहे, मतलब हमारे परिवार में और दुनिया में सब अच्छा रहे। सब अच्छा रहे। अच्छा पंडित जी, आज जिस तरह से तीसरा दिन है, इसका महत्व थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताएं। आज इस प्रकार से माँ का तीसरा नवरात्र है। चंद्रघंटा माँ, चंद्रमा की कला वाली शीतल माता। जैसे कि जिस प्रकार से भक्तजन शीतलता चाहते हैं, शीतलता का मतलब होता है कि हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करना चाहते हैं परिवार में, किसी भी प्रकार से कि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। भगवान की आराधना करते हैं हम सांसारिक लोग, तो किस लिए करते हैं कि परिवार में सुख शांति। बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए श्वेता, यहाँ पर इस गुफे में आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि यह मंदिर है गुफा के अंदर और यहाँ पे जाके लोग दर्शन करते हैं। ठीक उसी तरह से इस मंदिर को बनाया गया है जैसे वैष्णो देवी में गुफे के अंदर जाके माता वैष्णो माता के दर्शन करते लोग, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये तस्वीर है। और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है पहुंच रहे हैं, आज तीसरा दिन है और इसी तरह से आने वाले जो 9 दिन होते हैं उसकी जो पूजा पाठ होती है, आप देखिए पूरे रीति रिवाज से की जाती है। कहा जाता है कि आज चंद्रघंटा माता की पूजा वो लोग करते हैं जिनके कुंडली में मंगल दोष है। आज वो अगर विधि विधान से पूजा करते हैं तो उन्हें, और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर लोग, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि रोजाना यहाँ पे सुबह शाम आरती होती है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिरों में। साथ ही साथ जिन्होंने नवरात्र का व्रत रखा है वो भी पहुंच रहे हैं और हम भी यही चाहेंगे कि माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अब कुछ सियासी खबरों की, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना। लोकसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसी वैसी सियासी पार्टियों का चुनाव प्रचार धुआंधार होता जा रहा है।
बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में है, तो वहीं पीएम मोदी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी की आज 2 बड़ी चुनावी रैली है। सबसे पहले पीएम मोदी की ऋषिकेश में 12 बजे रैली है। पीएम मोदी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी, हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के करौली धौलपुर में रैली करेंगे। यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के लिए जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मंडला में जनसभा संबोधित करेंगे। फिर खजुराहो लोकसभा में आने वाली कटनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में शाम 5:50 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी की भी आज 2 जनसभाएं हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 सभाएं करेंगे। दोपहर 12 बजे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ में रैली करेंगे, तो वहीं इसके बाद दोपहर 2 बजे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर भी कार्रवाई हो रही है। निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया गया है। विजिलेंस ने विभव कुमार पर एक्शन लिया है। शराब घोटाले में विभव कुमार का नाम आया था। सोमवार को विभव कुमार से ईडी ने पूछताछ की थी। तो एक और झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके पीए विभव कुमार को हटाया गया है, एक्शन लिया गया है। सोमवार को ईडी ने पूछताछ भी की थी, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला। करते हैं लोकसभा चुनाव में विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस के विवादित बयान को लेकर जमकर घेरा है, पलटवार किया है। आखिर कांग्रेस प्रत्याशी का पीएम को लेकर क्या था विवादित बयान, और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे उस विवादित बयान का जवाब दिया है, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव प्रचार में विवादित बयानों का भी चलन बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने प्रचार के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेर लिया। पीएम ने अपने अंदाज में कहा, जब मोदी को गालियां बढ़ जाएं तो जनता रुझान समझ जाए। पीएम मोदी ने आखिर किस रुझान को समझाया, आप भी सुनिए। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? इनको पैसा बचाने का एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव का अभी पहला चरण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विवादित बयानों का चलन तेज हो गया है। अब ऐसे में रुझान ही तय करेंगे कि विवादित बयानों से पार्टियों को फायदा पहुंचा या नुकसान। लोकसभा चुनाव में धमकी पॉलिटिक्स भी जोर पकड़ने लगी है। देखिए, अब जब प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो धमकाते हुए भी नजर आते हैं। कैराना लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक नाहिद हसन ने बीजेपी को धमकाया कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। जवाब कैसे दिया? मेरठ में दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और यहां उन्होंने कहा, माफियाओं को एक बार फिर से वार्निंग देते हुए कि निर्दोषों को अगर छेड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। देखिए जरा। को परेशान मत कर देना।
लोकसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर गर्मी शांत करने जैसे बयानों की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने माफियाओं को सख्त चेतावनी दे डाली है। सीएम योगी ने माफियाओं की गर्मी शांत करने को क्यों कहा वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको यूपी के कैराना से विधायक नाहिद हसन की वो धमकी सुनाते हैं जो वो बीजेपी को दे रही है। आपके बीच में आपकी बच्ची, आपकी भांजी इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कान खोल के सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान मत कर देना। जो है ये हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं और आपके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कितने ही सालों से। नाहिद हसन की धमकी अपनी बहन और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन के प्रचार के दौरान दी गई। वीडियो पश्चिमी यूपी में वायरल हो रहा है। वहीं मेरठ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने भी माफियाओं को लेकर चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि निर्दोषों को छेड़ा तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। माफिया का काफिला निकलता था और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल में होगी। तो वहीं माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाले सीएम योगी के बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उनके इस ऐलान के साथ ही एनडीए में खलबली मच गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और वो सीट भी बताई है उन्होंने कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एनडीए को क्या इसका नुकसान होगा, आरजेडी को क्या इसका फायदा होगा, पवन सिंह के चुनाव लड़ने की खबर से कौन बेचैन है और किसमें है खुशी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो एनडीए खेमे में खलबली मच गई। खलबली इसीलिए क्योंकि एनडीए ने ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी थी। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया। अब पवन सिंह ने निर्दलीय ही बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने अपने चुनाव लड़ने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। पवन सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, माता गुरुत्रा भूमेरु, माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। पवन सिंह की इसे बीजेपी से बगावत कहें या फिर उनकी इच्छा, लेकिन इस फैसले से आरजेडी गठबंधन खुश नजर आ रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसके साथ ही मुकेश साहनी के साथ मछली खाने पर भी बीजेपी को अड़े हाथों लिया। पवन सिंह अब जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय। हाँ भाई, मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन आप लोग जान रहे, मुकेश जी है बीजेपी वाला लोग के तो आज गले में मछली अटक गया है। क्या गले में मछली अटक गया है। हाँ, सही। बीजेपी ने काराकाट लोकसभा सीट जहां एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी है, तो वहीं आरजेडी और इंडी गठबंधन ने सीट को भाकपा माले के लिए छोड़ा है। लेकिन पवन सिंह के निर्दलीय उतरने के बाद आरजेडी को उम्मीद है कि वोट एनडीए के ही कटेंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद से दिखाते हैं जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर गोलियां चली हैं। जमीन विवाद को लेकर दरअसल विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। गोलियां क्यों चली, विवाद क्या था, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हंगामा हो रहा है, बवाल मचा है, गोलियां चल रही हैं। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। पूरा इलाका दहल रहा है, बम फेंके जा रहे हैं। भारी तनाव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई है, जहां गोलीबारी की घटना सामने आई है। मुर्शिदाबाद के खरग्राम में हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हुए हैं। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में पहले फायरिंग शुरू हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में तनाव फैल गया।
गोलीबारी की घटना में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। गांव में काफी दिनों से तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच चुनाव का माहौल देखते हुए विवादित जमीन की दीवारों पर चुनावी स्लोगन की पेंटिंग की गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। 5 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं गांव में गोलीबारी की घटना के बाद से दहशत का माहौल है और घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और गर्मियों की शुरुआत होते ही आग की खबरें कई शहरों से सामने आने लगती हैं। 3 शहर ऐसे जहां खौफनाक आग लगी और आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। आग के मंजर को जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात वहां पर आगजनी के बाद बने, कहां ये आग लगी, उसके बाद क्या वहां से अपडेट्स हैं, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में आप। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। काले धुएं से पूरा आसमान भर गया है। लपटों के साथ साथ तेज धमाके की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं, जहां सेक्टर 41 से स्थित एक ढाबे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ढाबे में आग लगते ही तेज धमाके शुरू हो गए, क्योंकि ढाबे में रखे सिलेंडर फटने लगे, जिसके बाद काफी तेज धमाके हुए। हादसे के बाद आनन फानन में ढाबे के लोगों ने जैसे तैसे अंदर रखे बाकी के गैस सिलेंडर्स को बाहर निकाला, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग कितनी भयावह है उसका अंदाजा इसकी लपटों से लगाया जा सकता है। ढाबे में आग लगने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ढाबा पूरी तरह से जल चुका है। अंदर रखा सामान पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। ढाबे में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर थाने की पुलिस फोर्स और फायर फाइटर्स की टीम पहुंची। उसके बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे बल्दी बाईपास पर हरियाणा रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। बस गुरुग्राम डिपो की थी, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। गनीमत रही